अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका भी एक ही सवाल किया जाएगा, बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, जो कि ज़्यादा सवाल है, 5 से ज़्यादा सवाल हैं। तो जारी बात है बाकी इसको अगर आप अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो जारी बात है बाकी जो सवाल आपके छोड़े जा रहे हैं आप उसको हल करने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आप इसको अच्छे तरीके से सीखें और समझें। तो जारी बात है मेथड तो सेम ही होता है, सिर्फ आपकी जो वैल्यूज़ हैं ये चेंज होती रहती हैं। तो ये मैंने पहले से कुछ हिस्सा सवाल का जो वो पहले से मेंशन कर दिया है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया है कि ज़रबे चले पाई की मदद से आपने हल सेट मालूम करना है या मसावात को हल करना है। तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कहा जाता है एक तरह से। तो ये कैसे करना है, जो आपकी बुक में है ये चीज़ें दी होंगी, ये आपने अमल खुद करना है, ठीक है। ऑलमोस्ट सब पे यही कंडीशन अप्लाई होती है, यही मेथड होता है। तो आपको मसावात दे दी गई हैं, ये मसावात है, ये दूसरी, ठीक है। अब यहाँ पे इनको आपने कोफिशिएंट जो है अलग लिखने हैं, ठीक है। सबके कोफिशिएंट आपको आई होप डिटेल से पहले बताया जा चुका है। डिटेल से मुराद जो आपको पहले बताएगी वो ये है कि आप जो ABC है इनके साथ जो सामने एक अदद लिखा होता है इसको अदरीसर कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में आप इसको कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये कोफिशिएंट जो है वो आपने अलग कर लेने हैं, इन सब का अलग से लिखना है। जिनकी प्लस वैल्यूज़ हैं उनके साथ प्लस मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे माइनस आ जाए वहाँ पे कंडीशन होती है कि आपको इसको लिखना पड़ता है, ठीक है। या जिसके साथ कोई भी अलामत मौजूद ना हो तो वो अंडरस्टूड बात है कि वो जमा की या प्लस की जो वो कंसीडर होती है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे वैल्यूज लिखी गई हैं, यहाँ पे पहले 2 है, ठीक है, -9 है। अगर आपने रिपीट देखा हो कि रिपीट है वैल्यूज, अगर गौर किया हो, नोटिस किया हो, तो यहाँ पे आपने गौर करना है यही जो सेट है आपका कोफिशिएंट वाला, इसी को रिपीट कर दिया गया, ठीक है। सब में यही अमल होगा, इससे अच्छे तरीके से सीखिएगा। आपने कोफिशिएंट को अलग लिखना है। 2 और 3 है, ये अलामतें क्योंकि दोनों की माइनस है इसलिए यहाँ पे मेंशन होगा -9 और -6 है, ठीक है। इसके बाद 10 है और ये -10 है। तो यही सारी वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी, यानी ये क्रॉस से पहले का अमल है, ठीक है। ये सॉरी मैंने पहले से मेंशन कर दिया। तो ये क्रॉस भी आप बाद में लगाते हैं, सबसे पहले ये आपने अलग करके लिखनी होती है। 2 3 यानी इनको रिपीट कर दिया, जो यहाँ पे लिखे जाते हैं इनको देखते हुए समझते हुए इन्हीं को बाद में नेक्स्ट एक और सेट बना के रिपीट कर दिया जाता है सेम टू सेम शक्ल, यानी एक दूसरे ये ट्विन शक्ल होती हैं, ठीक है। यानी इसको कॉपी पेस्ट समझ लीजिए, यानी इसको कॉपी करके फिर इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया। तो अब वैल्यूज लिख के पहले फिर इन्हीं को दोबारा रिपीट करके लिखने के बाद आपने क्या करना है, जो लास्ट वाली हैं उनको ऐसे सीधी लाइन से शो करना है, ठीक है। यानी इनको अलग कर देना है, सेपरेट कर देना है, यानी दीवार लगा देना है, कह दीजिए आम मिसाल। ये सिर्फ रिलेट की गई है कि आपको समझ आ जाए पॉइंट, यानी एक तरह से दीवार लगा दी गई। तो इनको अलग कर दें, लास्ट वाली को इधर से लास्ट और इधर से लास्ट वाली को अलग कर दें। नेक्स्ट अमल क्या होता है, आपने ये क्रॉस लगाना है इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। क्रॉस का मतलब यह है कि आपस में ये ज़रब होंगी, आमने सामने डायगोनल जो वैल्यूज हैं, टर्म है, इनको आपस में ज़रब किया जाएगा कंडीशन के मुताबिक, फार्मूले के मुताबिक, जिसको ज़रबे चले पाई का तरीका कहा जाता है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। तो इसमें ये होगा कि आमने सामने वाली वैल्यूज ये खाएंगी, फिर इसी तरह जो लास्ट वाली है उसको नेक्स्ट वाली के साथ मिला के कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी को आगे इस वाले के साथ ज़रब देनी है, यानी पहले इनके साथ ये हिस्सा ज़रब खाएगा, फिर यहाँ से ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा नेक्स्ट के साथ कंसीडर करके यही अमल दोबारा से यहाँ पे रिपीट होगा, फिर नेक्स्ट यहाँ पे रिपीट होगा, ठीक है। 3 टाइम ये होता है। तो 3 टाइम से मुराद ये जो वैल्यूज हैं मसावात के अंदर x और y हैं, और ये तीसरी कांस्टेंट होती है, ये मुस्तकिल मकदार जिसको कहा जाता है। एक दफ़ा x के लिए होगी, फिर दूसरी दफ़ा y के लिए होगी, और जो तीसरी होगी ये जो कांस्टेंट होता है इसके लिए होती है। तो फर्स्ट है यहाँ पे x है, ठीक है। x बटे में क्या आएगा, इनकी ज़रब, -9 ज़रब खाएगा -10 के साथ, दरमियान में कुलिये के हिसाब से माइनस आएगा, तो दूसरी तरफ 10 है -6 है, ठीक है। इस तरह ये ज़रब जो है वो लिखी जाएगी, ठीक है। ये होगी बराबर कुलिया, ये कुलिया कह लीजिए, पहले ये हिस्सा जो कि कुलिये के मुताबिक है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में कुलिया क्या होगा, x के लिए ये ज़रब लिखी जाती है, सेकंड ज़रब किसके लिए लिखी जाती है, y के लिए, या जो सेकंड वेरिएबल है उसके लिए। तो यहाँ पे सेम अमल
ये आमने सामने वाली ज़रब खाती हैं, तो 10 किसके साथ ज़रब खाएगा। ऑलमोस्ट सब में यही मेथड है, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी। दरम्यान में माइनस आएगा, 2 इंटू -10 जब आंसर आएगा। तो नेक्स्ट के लिए 1 लिखा जाएगा। 1 से मुराद कांस्टेंट है, यानी बाकी कोई और नंबर नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ 1 ही लिखा जाएगा। सारे सवालों में यही अमल होगा। ऊपर 1 लिखा जाएगा कांस्टेंट के लिए। तो इसके लिए कौन सी वैल्यू ज़रब खा रही है, ये तीसरी वाली। 2 ज़रब खाएगा -6 के साथ, दरम्यान में कुल का माइनस आएगा, ठीक है, और -9 ज़रब 3 जो है वो इसका यहाँ पे वैल्यू आएगी। अब ज़रब देख के लिखेंगे। x बटे में क्या आएगा, 9 के साथ ज़रब खा के जमा का 9 10 बार 90 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस ज़रब खा के जमा का हो जाएगा, और ये भी क्योंकि जमा का हो जाता है लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। तो 10 को 6 से ज़रब दी, 10 60 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y के लिए हो रहा है, y के नीचे है 10 3 30 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ज़रब खा के, यानी अलामतें भी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में ज़रब खाएंगी। 10 2 बार 20 होगा। आगे जो है वो 1 के लिए हो रहा है, सॉरी ये 7 मिल रही हैं कंडीशन, सॉरी वैल्यूज, तो थोड़ा सा नीचे करके लिखिएगा जो कि स्टेप क्लियर हो जाएगा। तो 1 बटे में आएगा ये -12, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 9 3 27 आएगा। तो अब सिंप्लीफिकेशन में ये होगा, जमा मनफी करके इनके आंसर जो आते हैं फाइनल वो आप लिखेंगे। तो यहाँ पे x के लिए जो आंसर आया, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ 6 लिख दिया गया गलती से। अगर आपने बुक को साथ देखा हो तो आपको ये मिस्टेक पता चल गई होगी। यहाँ पे 5 आता है, ठीक है, सॉरी ये गलती से लिखा गया, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे आप 6 लिखा है वहाँ पे आप 5 कर दें, ठीक है, यहाँ है और इसके अलावा यहाँ पे है। तो ये 10 को 5 से ज़रब देंगे तो सारी बात ये 50 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ 5 2 पर 10, यहाँ पे क्या आएगा -10। तो अब सिंप्लीफिकेशन में ये होगा 90 और 50 क्योंकि दोनों जमा किए, तो ये जमा के कितनी हो जाएंगी 140। x बटे क्या आएगा 140, बटे में आएगा y बटा 20 में 30 जमा कर दें तो कितना आता है 50। नेक्स्ट है कांस्टेंट के लिए 1 है, तो यहाँ पे -10 है और यहाँ पे जमा के आपके पास 27 है। तो 27 में से जमा के 10 सॉरी माइनस के 10 निकालें तो ये आंसर आपके पास क्या आता है 17, ठीक है, यानी 1/17 जब इसकी सिंप्लीफिकेशन में आएगा। तो यहाँ पे अब सिंप्लीफिकेशन मजीद जो नेक्स्ट अमल होगा सिंप्लीफिकेशन के लिए, अब क्योंकि हमने वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, अगर आपको पहले सवाल भी याद हो तो वहाँ पे x और y की वैल्यूज को जब वो निकाला जाता है तो यहाँ पे भी जाहिर बात है x y की वैल्यू ही निकालनी होगी। अब यहाँ पे मेथड क्या है, यहाँ पे मेथड ये होगा कि जो x है ये बराबर ये वैल्यू होगी और यही वैल्यू दोबारा इसके, यानी x भी इसके बराबर है y भी इसके बराबर रखेंगे आप। तो यहाँ पे x के लिए x बटे 140 बराबर क्या रखेंगे 1/17, ठीक है। दो इक्वेशन इस तरह बनेगी, यानी एक में से x की वैल्यू और दूसरे में से y की वैल्यू आएगी 1/17। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में ये होगा कि या तो जमा मनफी होता है या ज़रब तकसीम होता है। तो यहाँ पे जमा की तो वैल्यूज कोई भी नहीं आ रही है, लेकिन x की क्योंकि हमने कीमत मालूम करनी है तो उसके साथ जो भी वैल्यू होगी उठा के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ पे ये बटे में तो दूसरी तरफ जाके क्या होगी ज़रब खाएगी 1/17 140, ठीक है। यानी जो भी अलामत होगी उसका ये उलट होता है, अगर जमा की होती माइनस हो जाती, माइनस होती जमा। अब यहाँ पे क्योंकि तकसीम की है तो दूसरी तरफ जाके ज़रब खाती है, अगर ये ज़रब होती तो दूसरी तरफ जाके ये तकसीम या बटे में लिखी जाती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट y के साथ भी यही अमल होगा, तो 50 जो है वो दूसरी तरफ जाके ज़रब खा जाएगा। तो 17 के साथ ज़रब खाई तो ये 140/17 आता है, ठीक है। और y का यहाँ पे आंसर क्या आता है 50/17।
जब इसका आंसर आता है। अब ये एक्स और वाई का एक सेट तो आपको मालूम हो गया, यानी सेट आपका यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 140/17 कोमा लगा के 50/7 जब इसका हल सेट होता है। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ हम करते हैं, पड़ताल भी करनी पड़ती है, यानी बाकी सवालों में भी यही अमल हुआ है, यहाँ भी पड़ताल होगी। पड़ताल से मुराद आपको प्रूव करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है कि आपकी जो इक्वेशन है वहाँ पे अगर आप एक्स वाई की वैल्यू को रखते हैं तो आंसर जो है वो दूसरी जो लेफ्ट की तरफ जो आंसर आता है, राइट में जो मौजूद वैल्यू है वो दोनों का आंसर क्या होता है बराबर। जब बराबर आ जाए तो आप समझ जाएं कि आपका जो ये रकान या जो रकम आ चुकी है या हल सेट बना है वो आपका हल सेट वाकई में मौजूद है, यानी ये फैक्टर बनते हैं जो कि इस चीज़ को साबित करता है कि इनको पुट करने से वैल्यूज को आंसर जो है वो सेम आए, तो अगर ना आए तो वो हल सेट नहीं होता है। तो अब यहाँ पे ये हल सेट है, यानी इसका आंसर जो है वो सेम आएगा। तो यहाँ पे आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर, ये नाम जो आप लाजमी रखें, इक्वेशन नंबर 1 और 2, ठीक है। तो जब अमल करेंगे, अब मेरे पास यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं तो मैं इस तरफ लिख देती हूँ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मसावात नंबर, ठीक है, जो मसावात नंबर आपकी 2 है, इसमें कीमत को पुट करने से। तो यहाँ पे मसावात नंबर जो 2 है वहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स बराबर जो आई है, वाई बराबर जो आई है, वो आप लिखेंगे कि मसावात नंबर 1 में पुट करना है, ठीक है। 1 में जो पहली मसावात है उसमें पुट करना है, मसावात नंबर 1 में एक्स वाई की कीमत दर्ज करने से, ठीक है। ये आपने प्रॉपर तरीके से लिखना है, मैंने पहले भी मेंशन किया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह कम होती है इसलिए प्रॉपर मैं वर्ड्स है वो नहीं लिखती हूँ, लेकिन आपके यहाँ पे बोल दिए जाते हैं, आप अल्फाज लाजमी प्रैक्टिस करें, और जो अल्फाज लिखने होते हैं वो आपको लाजमी लिखने पड़ते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम कर रहे हो या उर्दू मीडियम कर रहे हैं, तो ये आपको मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे कीमत दर्ज करने से जमा 10 है बराबर 0 है, तो एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये वैल्यूज 1/40 आ रहा है 17, ठीक है, -9 अपनी जगह, और वाई की जगह पुट कर रहे हैं 50/17 जमा 10 है बराबर 0 है, ठीक है। आई होप ये आपको पता चल गया हो, यहाँ पे जगह क्योंकि कम है तो ये चीज़, ठीक है, तो ये आपको आई होप यहाँ से पता चल गई होंगी वैल्यू। तो अब आपने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी। सिंप्लीफिकेशन से मुराद है कि अगर कहीं पे कट हो रहा है कट कर दें, अगर कहीं पे ज़र्ब खा रहा है ज़र्ब दे दें, जमा हो रहा है तो जमा कर दें। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन इस तरह है कि सिर्फ ये 2 इसके साथ ज़र्ब खा रहा है, 2 को 140 के साथ ज़र्ब दी तो ये 280/17 बन जाता है, ये 9 50 के साथ ज़र्ब खा के 450 हो जाता है /17 जमा 10 है बराबर 0 है। तो अब यहाँ दूसरी तरफ क्योंकि 0 आ रहा है तो इन दोनों के आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, इन सिंप्लीफिकेशन में यही अमल हो सकता है। तो ये 17 इसका, आई होप ये आपको जो इजाफे कल वाला अमल अगर ज़बानी आता है तो प्लीज़ आप, अगर नहीं आता तो लाजमी सीखें। तो यहाँ पे 17 को 17 पे डिवाइड किया तो 1 आता है। आपको इस इजाफे का अमल अगर नहीं आता है तो आपको लाजमी सीखना चाहिए, सीखिए, और जाहिर बात है प्रैक्टिस करेंगे फिर सिंप्लीफिकेशन को कर पाएंगे। तो ये 17 को 17 पे डिवाइड किया तो 1 आता है, 1 को 150 से ज़र्ब दिया तो 150 ही रहता है, माइनस इसी तरह 17 को 17 पे डिवाइड किया तो 1 ही आएगा, 1 को 280 से ज़र्ब दी बराबर आपके दूसरी तरफ 0 है। तो इसका मतलब 280 में से 450 निकालें, ये जमा का होगा ना, ठीक है, 450 में से 280 निकाले तो आपके पास रकम बचती है 170/17 जमा 10 बराबर 0। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है 10, ये 17 एक बार 17, ठीक है, 0, यानी कटिंग होने के बाद ये 10 बचता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस तरफ लिख रही, नीचे जगह नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपके पास 10 जो कि माइनस क्या है, ये जमा क्या है, दूसरी तरफ आपके पास 0, तो 0 एक जमा के 10 हैं और एक माइनस के 10 हैं, तो 0 बचा, तो दूसरी तरफ भी 0 है, जो कि ये चीज़ साबित करता है। सो यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पे क्योंकि जगह कम है नज़र नहीं आया होगा तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ से क्योंकि कटिंग होने के बाद 10 आया जो कि माइनस का है, और ये साथ जमा का 10 लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ आपके 0 है।
ठीक है। अब 0 एक 10 जब एक जमा है एक माइनस का तो आपस में कैंसिल हो गया, या माइनस वाली वैल्यूज होने के बाद ये 0 बचता है। तो दूसरी तरफ भी आपके पास आंसर क्या है, 0 है। यानी आपके यहाँ पे चीज़ पड़ताल या प्रूफ ये साबित हो जाती है बात के दोनों वैल्यूज जो कि लेफ्ट और राइट का आंसर जब सेम आता है, यानी इस तरफ 0 था तो दूसरी तरफ भी 0 आ गया, जो कि आपके इसके हल सेट होने का एक प्रूफ है, सबूत है कि ये आपके फैक्टर हैं, यानी इनका हल सेट जब वो मौजूद है या हल सेट जब वो हल हो जाता है। होप स्टूडेंट आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आज की वीडियो की मदद से आपके लिए एक्सरसाइज को हल करना समझना आपके लिए आसान हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।